हाय फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और अंक आपके लिए। तैयारी आपकी पुख्ता होनी चाहिए। लगातार वीडियो आपके लिए। एक और प्रैक्टिस सेट है जिसमें 50 प्रश्न जीएस के हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और पूछे जाने की इसकी संभावनाएं हैं। दोस्तों, जिंदगी आपकी रोशन तभी होगी जब आप उसमें खुद जलेंगे। पहला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? क्वेश्चन पहला है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शंस केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन है केपलर सही ऑप्शन होगा। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर के द्वारा यह किया गया था। दूसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है वो भूपर्पटी में, ध्यान देना है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। पृथ्वी के भूपर्पटी की बात की जा रही है तो एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तीसरा नंबर सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, ध्यान दें क्वेश्चन को, अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस कितने हैं? 6 हैं। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? ये 6 है। अक्रिय गैस 6 है और 6 इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। इनर्ट गैस बोला जाता है, गैसेस। और 6 तरह के इनर्ट गैस में से क्रिप्टॉन एक है, हीलियम एक है, आर्गन एक है, नियोन एक है। 4 हुआ। 5वां जेनन है। ठीक है, 5वां नंबर जेनन है और 6ठा नंबर एक रेडॉन है। 6 प्रकार के ये अक्रिय गैस कहलाती है। और अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस वायुमंडल में होती है ये आर्गन होता है। ठीक है, और एक और जो रेडॉन है, रेडॉन ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसे भी याद रखना है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इसको भाई आप याद रखें, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि आर्गन जो होता है वो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला नंबर सवाल देखें, 5वां। चौथा नंबर, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी। देखिए, वायुदाब में अगर अचानक कमी आता है, यानी कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है उसमें अचानक अगर कमी आता है तो ये किसका सूचक है? तो ये सूचक है तूफानी मौसम का। ये सूचक है तूफानी मौसम का। और अगर ये अचानक कमी आ रहा है, अगर धीरे धीरे कमी आए, धीरे धीरे की अगर हम बात कर लें, धीरे धीरे अगर ये कमी आए, ठीक है, धीरे धीरे कमी, तब ये क्या हो जाएगा? ये वर्षा होगा। तो क्या होगा? वर्षा होगा। अगर धीरे धीरे ऊपर हो, धीरे धीरे ऊपर हो, तो ये किस चीज़ का सूचक है? ये स्वच्छ मौसम का सूचक है। हर पॉइंट को आप ध्यान से देखते जाएं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे देखें। नंबर 5वां, हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुमंडल में 5 परतें होती है। वायुमंडल में कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है। ठीक है, कौन कौन होता है? एक क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा होता है समताप मंडल। तीसरा जो होता है ये मध्य मंडल होता है। चौथा जो होता है, चौथा 4, ये हो गया आयन मंडल। ठीक, और 5वां जो होता है ये होता है बहिर्मंडल। तो कितने तरह के मंडल हो गए? 5 प्रकार के परत में बांटा गया है। किसको? ये वायुमंडल को। तो वायुमंडल की जो परतें होती है वो सबसे पहला जो परत होता है पृथ्वी से, ये क्षोभ मंडल होता है। और हवाई जहाज जो उड़ता है ये समताप मंडल में उड़ता है। तो हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और 5 को याद भी रखना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। 5 जो परतें हैं इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, ये है 6ठा नंबर सवाल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? आपको
5 परतों के अलावे सारी चीज़ों को इसमें समझते जाना है और याद रखना है कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होते हैं, क्या वहाँ होते हैं, क्यों क्षोभ मंडल को अलग से बांटा गया है, समताप मंडल को अलग से बांटा गया है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल की अगर हम बात कर लें, ये क्षोभ मंडल है, ये तो गलत है। समतल मंडल ये भी गलत है। ओजोन मंडल नहीं होगा। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल जो होता है ये 16 किलोमीटर तक यह पाया जाता है। यह पृथ्वी से 16 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, ठीक है। और क्षोभ मंडल जो होता है ये मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में इसे जाना जाता है। मौसमी परिवर्तन जैसे कि वर्षा होना, बादल गरजना, ठीक है, कोहरा होना, तो ये सारी क्रिया जो होती है ये कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होता है। इसीलिए जो वायुयान होता है ये उड़ता कहाँ है? समताप मंडल में, क्योंकि ये वहाँ जो ये सारी क्रियाएं होती है, जैसे मौसम में परिवर्तन होना जिसके कारण हम बोले वर्षा होना या फिर कोहरा होना, बादल गरजना, ये सारी चीज़ें जो होती है क्षोभ मंडल में होती है, समताप मंडल में नहीं होती है, याद रखना है। आगे 7वां है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में किस रूप में होती है? अधिकांश वर्षा जो होती है वो संवहनीय वर्षा के रूप में होती है। दोस्तों अगर जल्दीबाजी में अगर हम टिक लगाते हैं तो आप हमेशा याद रखें कि आप पॉज करके भी आप टिक कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए सेट तैयार करके लाएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला सवाल देखेंगे, 8वां नंबर सवाल देखिए, आस्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आस्वान बांध, अगर ये चारों नदी की बात करें तो ये चारों नदी अफ्रीका में है। ये चारों नदी कहाँ है? अफ्रीका की नदी है। नील नदी की अगर बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है इस चीज को, विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, मिस्र में है। कहाँ पाई जाती है ये नील नदी जो है ये मिस्र में है, मिस्र में है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसी पर आस्वान बांध बनाया गया है। जाम्बेजी, लिम्पोपो और जायरे नदी जो है ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। जायरे की अगर हम यहाँ पे बात करें, चर्चा करें तो इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। जायरे को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व की सबसे गहरी नदी के रूप में जानी जाती है। ये भी आप याद रखें, विश्व की सबसे गहरी नदी के रूप में इसे जाना जाता है। तो इन सारी पॉइंट को भी आप याद रखें। जायरे नदी को कांगो नदी कहा जाता है और विश्व की सबसे गहरी नदी के रूप में भी कांगो को जाना जाता है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है और मिस्र में है ये। आस्वान बांध नील नदी पर बनाया गया है। ये चारों नदी का जो यहाँ पे चर्चा है ये अफ्रीका में है। आगे देखेंगे नंबर 9वां सवाल। 9वां सवाल कहता है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो यह सन कब था? 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था? 1933 ईस्वी में। अगला नंबर सवाल देखें, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट की अगर हम चर्चा करें, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून। इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्यों काला कानून कहा जाता है? क्योंकि रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था ये चैम्सफोर्ड, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो चैम्सफोर्ड था। कौन था? चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसे कहा जाता है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट जिस समय पारित हुआ था तो चैम्सफोर्ड था और उस समय यह पारित जो आया था रॉलेट एक्ट, इसके अध्यक्ष रॉलेट थे। अध्यक्ष कौन थे? रॉलेट थे, याद रखना है, अध्यक्ष थे। रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष रॉलेट थे, याद रखना है इस चीज को। और यह काला कानून था। इसके तहत क्या होता था कि बिना मुकदमा के ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आप पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट एक तरह का काला कानून था और इसी के चलते इसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ये क्या था इसे याद रखें। ये हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था 1919 ईस्वी में।
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसमें जनरल डायर जो था, जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया था जालियांवाला बाग में, और वहां पे सभी लोग एकत्रित होकर इसका विरोध कर रहे थे। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। किसके आदेश पर हुआ था? जनरल डायर के आदेश पर। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? चैम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट जो आया था उसे किस कानून के नाम से जानते हैं? काला कानून के नाम से जानते हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रॉलेट थे। आगे चलेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 11 नंबर सवाल देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना किया गया था, गठन की बात करें, गठन, स्थापना नहीं, गठन की बात अगर हम करें तो यह हुआ था दिसंबर 1953 ईस्वी को। दिसंबर 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का इसका गठन किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ये 3 सदस्यीय आयोग था। इससे पहले जो आयोग बनाया गया था वो जेबीपी आयोग था। उसको क्या बोला जाता है? जेबीपी। ठीक है, जिसमें सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, पटाभी सीतारमैया थे जेबीपी में, और एक वल्लभ भाई पटेल थे। तो जेबीपी उन्हीं के नाम पर इसे दिया गया था। तो तीनों का जो आयोग बना था भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था, भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था, सबसे पहला राज्य जो बना था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश, और यह बना था 1953 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गठन दिसंबर 1953 ईस्वी में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। और यह अपना फैसला कब, यानी कि अपना जो कह सकते हैं कब दिया था, रिपोर्ट कब सौंपा था? तो रिपोर्ट सौंपा था यह 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में रिपोर्ट सौंपा था। और इसके आधार पर 1956 ईस्वी में इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य बनाए गए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और 14 राज्य बनाए गए थे। उस समय 1956 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जानेंगे अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल करता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है। मौलिक अधिकार तो दिया गया था शुरू में, लेकिन मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, तो इसको भी याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगला नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी पूछा गया है। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो
अनलिमिटेड होता है, ठीक है, वो अनलिमिटेड होता है। और अस्थाई का जो होता है, अस्थाई की अगर हम बात करें तो ये 2 वर्ष का होता है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 2 वर्षों के लिए। अगर अस्थाई की बात करें तो इसमें 5 देश होते हैं। कितने होते हैं? 5 देश होते हैं। जबकि अस्थाई की अगर हम बात करें तो इसमें 10 देश जोड़ा जाता है। और टोटल जो समिति यानी कि जो परिषद है, सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने देश होते हैं? 15 देश होते हैं, ठीक है। 10 अस्थाई और 5 अस्थाई। तो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला नंबर सवाल 14 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एक है और एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद अगला नंबर, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, इसे कह सकते हैं 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। ये मार्ले मिंटो सुधार था क्या? मार्ले भारत के सचिव थे। भारत के क्या थे? सचिव थे, ठीक है, भारत के सचिव थे। जबकि मिंटो जो थे भारतीय गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल मिंटो थे। मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे। और ये जो सुधार बिल लाया गया था 1909 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसको बोला जाता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इस बिल में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा की गई थी, जिसके तहत मुस्लिमों को यह दिया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था मुस्लिमों के लिए 1909 ईस्वी में। आगे देखें 16 नंबर, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? देखिए, कोई भी कानून जब जो भी संविधान में संशोधन होते हैं तो संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहले ये जानने की चीज़ें हैं, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। संसद में 3 चीज़ें आती है। एक आता है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, और एक होते हैं राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। कोई भी अगर बिल है या अधिकार है या कोई भी संशोधन है संविधान में, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले लोकसभा में पारित होती है या फिर राज्यसभा में ये लाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में जब कोई बिल पारित हो जाता है तो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति इसे पारित करता है, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति पारित करता है तो वो कानून बन जाता है। तो मौलिक अधिकारों जो संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद सक्षम है, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे 17, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी नागरिकता? एकल है, दोहरी है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी नागरिकता है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में जो है वो एकल नागरिकता को प्रदान करता है। नागरिकता की चर्चा संविधान में कहाँ की गई है, ये पढ़ना है। तो संविधान की अगर हम चर्चा करें तो संविधान में भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात अगर हम करें तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान में नागरिकता की बात की गई है। उसके बाद अगर नागरिकता संबंधी कानून की अगर हम बात करें, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून कब पारित किया गया है? भारत में 1955 ईस्वी में। इसे भी याद रखें, हर पॉइंट आपके लिए लाभदायक है। आगे देखें 18 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच में लड़ा गया था? तो वो कौन थे? एक मोहम्मद गौरी था और एक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता है। 1191 में पहला युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? ये दूसरा युद्ध है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? सेम चीज हुआ था, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें प्रथम में पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं, जबकि जब दूसरा युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है।
उसके बाद 19 नंबर, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, प्लासी कहाँ है? तो ये बंगाल में है। प्लासी कहाँ था? है बंगाल में है। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का कौन था? नवाब था। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और किसके बीच में हुआ है? और किसके बीच में हुआ है? अंग्रेजों के बीच हुआ था, क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई थी, यानी कि हार हो गई थी, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीते थे, यानी कि जीता था, और प्लासी का युद्ध को जीतकर बंगाल में अपना दबदबा कायम किया था। और वह तिथि था 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आगे देखिए 20वां नंबर, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं की बात की जा रही है। स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई थी? तो यह था इंडो बैक्ट्रियन। इसे हिंद यवन भी बोला जाता है, हिंद यवन। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो ये आंसर होगा, ये ऑप्शन में आए तो ये आंसर होगा। अगला देखें, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए एलोरा गुफाओं का जो निर्माण किया गया था ये राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। एलोरा गुफा की अगर चर्चा करें तो ये कहाँ है? ये अजंता महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? अजंता महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा गुफाओं का, एलोरा गुफा की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कितने गुफा हैं? 34 गुफा हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 1 से 12 तक बौद्ध के लिए है। ठीक है, 13 से लेके 29 नंबर गुफा तक ये हिंदू के लिए है, और 30 से लेके 34 नंबर तक ये जैन के लिए है। तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, याद रखना है। आगे देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर हम चर्चा करें तो यह 14वीं सदी में की गई थी। 14वीं सदी कहने का मतलब है, अगर ईस्वी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह क्या 1336 ईस्वी में की गई थी। 1336 ईस्वी में की गई थी, यानी कि 14वीं सदी में। ठीक है, अगर ईस्वी की बात करें तो 1336 याद रखना है। किसने किसने किया था? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। और किस वंश की स्थापना किए थे? ये भी याद रखना है, संगम वंश की स्थापना किए थे। संगम वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का संगम वंश की स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो हम्पी है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी। हर एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। ये कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था दिल्ली का। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना करने वाला यह था। तुगलक वंश की स्थापना ये गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद तुगलक वंश की जब स्थापना किया तो यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से यह शासन करने लगा। पहले यह गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीडी भी बोला जाता है, एमबीटी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का जो पुत्र था ये कौन था? ये फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक भी इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे 24 नंबर, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था ये जाने। तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा यह लाया गया था। लॉर्ड लीटन के द्वारा यह लाया गया था। ठीक है,
सर्कुलर जो प्रेस एक्ट था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, और जिसे समाप्त कौन किया था, तो ये किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखें। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये जमावड़ा, मनसबदारी प्रणाली की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो मनसबदारी प्रणाली किसने लाया था, अकबर लाया था, और कब लाया था, ये ईस्वी भी आप याद रखें 1571 ईस्वी। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली कब लाया गया था, 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा लाया गया था। दोस्तों अगर पढ़ाई में मन न लगे फिर भी जले, और जब तक आप तपेंगे नहीं सोना बनेंगे नहीं, सोना बनने के लिए आपको तपना होगा। अगला सवाल 26 नंबर सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है, मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है ये बताना है। देखिए ये तीनों जो अंग है, तीनों जो हार्मोन है ये स्राव होता है। मेनली रूप से जो मादा जनन अंग से स्राव होने वाला हार्मोन है ये रिलैक्सिन है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों भी मादा जनन अंग से ही निकलते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सभी कथन सत्य है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के अंग से जनन अंग से जो हार्मोन का स्राव होता है इसका नाम है एस्टेस्टेरोन इसको बोला जाता है। ठीक है, एस्टेस्टेरोन। अगला देखेंगे 27 नंबर, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, लार की चर्चा हो रही है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है ये टाइलिन है। अगर पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन। पेप्सिन की अगर बात करें तो ये अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, ये ट्रिप्सिन ये पैंक्रियाज में पाया जाता है, पैंक्रियाज में पाया जाता है। ये ट्रिप्सिन पैंक्रियाज में, पेप्सिन अमाशय में, और दोनों का क्या काम है, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करना पेप्सिन और ट्रिप्सिन का काम है। आगे देखेंगे 28, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जनक कौन है ये बताना है। 4 ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, थियोफ्रेस्टस है, डार्विन है, प्रुकिंजे है, अरस्तु है। 4 ऑप्शंस में आपका सही जवाब हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है, जबकि डार्विन को जाना जाता है विकासवाद का सिद्धांत के लिए, विकासवाद का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक है, जबकि अरस्तु की अगर हम बात करें तो अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाने जानते हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है, और सिकंदर का गुरु भी ये था अरस्तु। आगे देखें 29 नंबर, पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखें 30 नंबर, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसे जरूर याद रखें, इस तरह के प्रश्नों को आप याद रखें। इसमें भूमि यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखें 31 नंबर, पौधे के किस भाग में से कॉफी प्राप्त होती है, कॉफी किस भाग से प्राप्त होती है। लौंग की अगर चर्चा करें तो लौंग के बारे में हम बताए थे, कली से प्राप्त की जाती है, और कॉफी जो होता है ये बीजों से प्राप्त किया जाता है। आगे देखें, यह है 32 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो मुक्त होती है, यानी कि अगर पौधे से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है जल से। आगे देखें 33, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, तो खैरा जो रोग होता है ये धान में होता है, और ये किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से, जिंक जिसे हम लोग कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है, खनिज की अगर चर्चा करें तो ये खनिज हो जाएगा पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है पोटेशियम, और पोटेशियम सर्वाधिक मात्रा में एप्पल में पाया जाता है, यानी कि सेब में पाया जाता है, यानी कि सेब सेहत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर सवाल देखें, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप समझ नहीं सकते हैं, इसे याद रखें, और क्वेश्चन को जितना हो सके अगर आप बना भी लिए फिर भी बनाएं, इससे क्या होगा, मेमोरी में ये सेट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इंटर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10+2 के स्तर का क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10 का क्वेश्चन आएगा, 10 स्तर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा पूछ दे लेकिन क्वेश्चन सही रहेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्रयुक्त
होते हैं ये नरम लोहे हैं। आगे देखेंगे 36 नंबर सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की अगर बात करें तो ये फैराडे के द्वारा किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। अगला 37 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पावर। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का अगर प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन ने किया है। आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल है 38, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का हीट का, तो ये है चांदी। चांदी जो होता है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। और उसके बाद बात करें तो तांबा का नंबर आता है। आगे देखें ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। हमेशा क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लिया करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षित होता है। 41 देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी? ये अनुदैर्घ्य होगी। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। आगे नेत्रदान में दाता की आंख हिस्से की प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि जब दान किया जाता है आंखों को तो कौन सा भाग लेकर प्रत्यारोपण किया जाता है? तो वो भाग होता है कॉर्निया। वो कौन सा भाग होता है? कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है आंख में। आगे देखें सीसा और टीन की मिश्र धातु की चर्चा की जा रही है। मिश्र धातु जरूर याद रखें, सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोला जाता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, पारद कहने का मतलब है पारा, तो इसे क्या कहेंगे? अगर पारा किसी चीज में घुलता है तो उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है। और इस चीज को भी याद रखें कि अमलगम नहीं बनाने वालों में से लोहा एक धातु है जो कि पारा के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु की बात की जा रही है, तो परमाणु जब भी काम करेगा तो ये विखंडन के आधार पे काम करेगा। ये सिद्धांत जो है वो विखंडन का सिद्धांत है, ठीक है। और संलयन के सिद्धांत पर काम कौन करता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये नाभिकीय संलयन पर काम करेगा, जबकि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु शक्ति संयंत्र काम करता है। अगला नंबर सवाल, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक एक करके आप देख रहे हैं यहाँ पे। कौन हरितगृह गैस है? निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस है? देखिए हरितगृह की अगर बात करें तो ये भी सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी है हरितगृह गैस। मीथेन की अगर चर्चा करें तो ये भी है हरितगृह गैस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी हरितगृह गैस है, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। VVI क्वेश्चन था वो, निम्न में कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में भी है और रूस में भी है, लेकिन रूस और अमेरिका में जो है पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जबकि चीन की अगर बात करें तो समाजवादी है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। आगे 48, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। और सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले फेज में कितना किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद अगला फेज जो हुआ था उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 49 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं 1961 ईस्वी से प्रदान किए जाते हैं। कब से? 1961 ईस्वी से। और यह खेल कूद में प्रदान किए जाते हैं। खेल कूद में उत्कृष्ट काम के लिए प्रदान किए जाते हैं। आज का अंतिम सवाल है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? बहुत फेमस है ये ईरानी कप का संबंध जो होता है ये क्रिकेट से होता है। और इस कप का शुभारंभ कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं तो 1959 और 60 से किया गया था, ठीक है। तो ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है और इसकी शुरुआत 1959-60 से की गई थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।